हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लास्ट टाइम पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, और आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज पुरातात्विक स्रोत की। आज इस पूरे वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या है, कैसे हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये तमाम बातों पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पहले पुरातात्विक स्रोत है क्या। पुरातात्विक का मतलब होता है कि प्राचीन समय में जब कोई इतिहास नहीं था, पत्थरों पर उत्कीर्ण हुए अभिलेख मिले हैं, जैसे कि कुछ मूर्तियां मिली हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं, है ना, सिक्के, स्मारक इत्यादि, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो उसको जानने के लिए हमें मिली हैं। तो ये तमाम चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं अभिलेख से बात करता हूँ। आपने सुना होगा कि अशोक ने अपने राजकाज के काल में बहुत सारे अभिलेखों पर अपने बारे में काफ़ी कुछ लिखवाया था। कलिंगा युद्ध के बारे में स्पेशली उसने उत्कीर्ण करवाया था, है ना। पत्थरों पर, पत्थर के बनाए गए स्तंभ पर, ताम्रपत्रों पर, या धातु की पट्टियों पर, पट्टियाँ होती हैं धातु की पट्टियों पर, या फिर कोई मृदभांड, मृदभांड समझते हैं? मृदभांड मतलब मिट्टी से बने हुए कोई बर्तन, है ना, उससे बनी हुई कोई संरचना, आकृति, तो या फिर मृदभांडों पर जो भी उत्खनित किया जाता था, है ना, तो वह क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और इनके अध्ययन जो होते हैं, तो इनके अध्ययन को पूरा शास्त्र लेख कहा जाता है, या पूरा लेख शास्त्र, या पूरा शास्त्र लेख कहा जाता है ना। इंग्लिश में हम लोग इसको एपिग्राफी कहते हैं, समझिएगा। और इन तमाम चीज़ों की, जैसे हमने कहा अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, इन सब की जो उसका जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को जो भी पुराने समय में इतिहास के रूप में हमें मिली हैं, अगर इनको लिपिबद्ध किया जाए तो लिपिबद्ध करने को पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ना, कि जो पुराने समय के शास्त्र लिपिबद्ध किए गए हैं तो उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उनके अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है ना, और उन दस्तावेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो ऐसा पूछ देता है। तो अगर अध्ययन है तो अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पुरालेख शास्त्र। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और अगर मान लीजिए अध्ययनकर्ता के बारे में पूछ दिया तो अध्ययनकर्ता क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट, यानी पुरातत्वविद होता है। और अगर इनका लिखित दस्तावेज है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र। अगर हम सबसे पुराने समय की बात करें, अभिलेखों की हम बात करें, तो सबसे पुराने जो अभिलेख मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिले हैं। बहुत सी ऐसी मोहरें मिली थीं, उनके ऊपर ऐसा कुछ लिखा गया था जिनको पढ़ा नहीं जा सका, आज तक नहीं पढ़ा जा सका, है ना। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख हैं वो प्राचीनतम हम कह सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आइए हम लौटते हैं अभिलेखों की तरफ। हमने कहा कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, मृदभांड हैं, चित्रकला या अवशेष इत्यादि, ये तमाम चीज़ें हैं, है ना। तो इनमें हम बात अभी अभिलेखों की कर रहे हैं। सबसे पुराना अभिलेख अगर कोई कहे कि कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान रखिएगा। और हाथी गुम्फा अभिलेख पर सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। ये लास्ट वीडियो में हमने आपसे बताया था। चलिए, और जो सबसे प्राचीन अभिलेख जिनको पढ़ा ही नहीं जा सका वो सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख हैं, जो कि मोहरों के ऊपर उत्कीर्ण किए गए थे, है ना। मोहर जो सर्वाधिक अभी तक पढ़े जा चुके हैं अभिलेख, सर्वाधिक, है ना। अगर कभी एग्जाम में पूछ दें कि सबसे ज़्यादा अभिलेख जो पढ़े गए हैं वो किस राजा के बारे में हैं या किस काल के हैं, तो आप कहेंगे अशोका के काल के हैं। अशोका के बारे में जो भी अभिलेख हैं वो सर्वाधिक पठनीय है ना, तो ये पढ़े गए हैं। और इनकी अगर लैंग्वेज पूछ दे कि किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। हालांकि अशोका ने ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग किया था, खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया था, पर जो सर्वाधिक पढ़े गए हैं वो प्राकृत भाषा के हैं। आगे बात करें कि भारत के बाहर सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन से हैं और कहाँ मिले हैं, तो यह अभिलेख हैं एशिया माइनर के, है ना, जो कि बोंगज कोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व मिले हैं। समझिएगा बात को, जब हमारे यहाँ वैदिक परंपरा शुरू हुई। हालांकि हमारे यहाँ के अभिलेख वहाँ के अभिलेखों से प्राचीन हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भले नहीं पढ़े गए, लेकिन अभिलेख कब मिले हैं? मोहरों के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसका कालखंड 2500 प्रमाणिक माना जाता है। ये उससे पहले भी हो सकता है,
है ना। लेकिन बोंगज कोई में जो अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व, है ना, वो कहाँ, एशिया माइनर में मिला है। अब समझिएगा, भारत में जब हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1837 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स प्रेंसप, 1837 में। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन था, 1837 में जेम्स प्रिंसप नाम का एक आदमी था जिसने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए किसको पढ़ा था, अशोका के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद मौर्य सम्राट में अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही हैं। और ब्राह्मी लिपि की एक अपनी विशेषता होती थी, हम थोड़ा सा डीप में जाना चाहेंगे यहाँ पर, कि वो हमेशा बाएं से दाएं लिखे जाते थे, यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बाएं से दाएं लिखे जाते थे। लेकिन पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोका के जो कि खरोष्ठी लिपि में हैं, है ना, वो हमेशा दाएं से बाएं लिखे जाते थे, उल्टा, है ना। तो ये हमने बात करी यहाँ पर अभिलेख की अशोका के, सम्राट अशोका। सम्राट अशोका ये मौर्य वंश का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसके बाद तो फिर सब धराशायी हो गया, मौर्य वंश ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अब अगर हम अभिलेखों की श्रेणियों की बात कर लें तो लास्ट टाइम हमने शॉर्टकट में बताया था, तो ये अभी शॉर्टकट की ही हम जानकारी देंगे, जिसमें प्रथम श्रेणी के अभिलेख हैं। इसमें प्रशासनिक राज्यादेशों की जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेख उसमें प्रमुख हैं। ठीक है। अगर हम द्वितीय श्रेणी के अभिलेखों की बात करेंगे इसमें, तो ध्यान दें, द्वितीय श्रेणी के अभिलेखों के रूप में आप बौद्ध और जैन परंपरा में जो भी ऐसे कर्मकांड वाले काम होते थे तो वहाँ पर ये जानकारियाँ हमें मिलती हैं। और अगर हम तृतीय श्रेणी के अभिलेखों की बात करें तो तृतीय श्रेणी के अभिलेखों में जो राजा होता था, तो राजा जैसे किसी भी जगह युद्ध जीतने जाता था, वहाँ से जब वो जीत करके आता था तो उसकी विजय रथ के बारे में वहाँ पर जिक्र किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार से इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दें, जब हम महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बार बार कहते आए हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख आपको ध्यान में रखना है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित है। इसमें मतलब कोई भी डेट नहीं लिखी गई है कि ये किस डेट को लिखा गया है। और ये किसके शासनकाल में लिखा गया था, ये कलिंगराज खारवेल के शासनकाल में लिखा गया था। ध्यान दीजिए, कलिंगराज खारवेल के साथ ही अशोका का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है जो जूनागढ़, या इसको हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो ये सुदर्शन झील के तट पर है। कौन सा, गिरनार अभिलेख, इसको हम लोग जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। और उस समय वहाँ का राजा था रुद्रदमन। रुद्रदमन 150 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 150 ईस्वी का ये अभिलेख है। ठीक है। इसके अलावा एक नासिक अभिलेख मिला है। तो नासिक अभिलेख जो है, तो हमारे देश में एक सातवाहन साम्राज्य था, तो सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सातवाहनों की उपलब्धियों की जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है, तो आप क्या कहेंगे, नासिक अभिलेख में मिलती है। चलिए, आगे है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। एक प्रयाग स्तंभ अभिलेख की हम बात करें, प्रयागराज आपने सुना होगा, इलाहाबाद को अभी हाल ही में योगी सरकार ने प्रयागराज किया है। वास्तव में पहले भी मुगल साम्राज्य से पहले, अकबर के शासनकाल से पहले भी वहाँ का नाम प्रयागराज ही था, है ना। कहा जाता है कि प्रयागराज तीर्थों का स्थान है, उसको तीर्थराज कहा जाता है। तो बाद में अकबर ने उसको इलाहाबाद का नाम रख दिया। एक्चुअली पहले तो वो अल्लाहाबाद था, अल्लाह से बना था, लेकिन बाद में घिसते पिटते अपभ्रंश होते होते वो इलाहाबाद पे आके अटक गया। तो ये जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त, आपने पढ़ा होगा कि जो गुप्त साम्राज्य थे उसमें श्रीगुप्त से लेकर के समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, है ना, बहुत सारे गुप्त हुए हैं। हम चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का है, ये गुप्त साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में प्रयाग स्तंभ अभिलेख लिखा गया था। ठीक है। हम आगे डिटेल में बताएंगे कि इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। चलिए, अगला है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया। फिर है एक मंदसौर अभिलेख। मालवा एक क्षेत्र है जो वर्तमान में इंदौर उज्जैन की एरिया में पड़ता है, उसको हम मालवा क्षेत्र कहते हैं। तो मालवा क्षेत्र में एक राजा थे यशोवर्मन, तो ये यशोवर्मन के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख लिखा गया। ठीक है। मंदसौर तो आप वैसे भी जानते होंगे कि मंदसौर कहाँ है ना। चलिए, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसके बाद है ग्वालियर अभिलेख, जो कि काफ़ी प्राचीन राजघराना कहा जाता है ग्वालियर, है ना। जो ग्वालियर अभिलेख है, यहाँ पर एक प्रतिहार नरेश थे, इस राजा भोज ने ये ग्वालियर अभिलेख लिखवाया था।
भोज का नाम आपने सुना होगा कि इनके नाम से ही भोपाल का नाम पड़ा है, राजा भोज के नाम से, है ना। अगला है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। एक जूनागढ़ तो हम पहले भी कह चुके हैं, गिरनार अभिलेख, और एक ये भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है जो हूणों पर जो विजय प्राप्त की गई थी स्कंदगुप्त के द्वारा, तो ये उसके बारे में लिखा गया है। स्कंदगुप्त ने जो भी विजय प्राप्त करी थी हूणों के ऊपर, तो ये उसके बारे में है। फिर एक और है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल में एक शासक था जिसका नाम था विजय सेन, तो ये विजय सेन के शासनकाल में लिखा गया। फिर एक बालाघाट और कार्ले अभिलेख है, ध्यान दीजिएगा, यह भी सातवाहनों की उपलब्धियों पर ही आधारित है। हमने कहा था कि एक नासिक अभिलेख है, ये सातवाहनों की उपलब्धियों पर है, और दूसरा ये जो हमने कहा बालाघाट और कार्ले अभिलेख। ध्यान दीजिए बालाघाट मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, जो कि दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में आता है बालाघाट। अगला अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में क्या है, सुंग वंश का नाम आपने सुना होगा, तो सुंग वंश की उपलब्धियों के बारे में इसमें किया गया है, और ये सुंग वंश के जो शासक थे उन्हीं के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था, खुदाया गया था। फिर भरहुत अभिलेख आपने सुना होगा। भरहुत जो है सतना के आसपास की जगह है, यहाँ पर बौद्ध धर्म के कुछ मठ भी हैं भरहुत में, है ना। भरहुत स्तूप के नाम से आपने सुना होगा। सुंग नरेन शब्द यहाँ पर खुदा हुआ है, अब इसका मतलब क्या होता है ये तो कहना मुश्किल है फिलहाल, लेकिन भरहुत अभिलेख यहाँ पर है। एरण अभिलेख ये भी मध्य प्रदेश में है। तो एरण अभिलेख में जो है तो ये भानुगुप्त एक शासक था, तो उसके शासनकाल में है। और ध्यान दीजिए कहा जाता है कि जो एरण अभिलेख कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। जैसे हाथी गुम्फा बहुत मायनों में इंपॉर्टेंट है, वैसे ये एरण अभिलेख भी बहुत मायने में जरूरी है। इस पर हुआ क्या है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है वो किस अभिलेख में है, तो आपको बताना होगा कौन सा, एरण अभिलेख है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार आपने सुना होगा एक सोहगौरा अभिलेख है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारों की पुष्टि करता है, और ये मौर्य वंश के समय पर ही लिखा गया था। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें, गैर राज की बातों की हम बात करें, तो आपने नाम सुना होगा यवन। यवन यूनान से संबंधित है। तो एक यवन राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, समझिएगा। तो हेलियोडोरस का एक विदिशा से गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिला है। ये कई मायनों में उल्लेखनीय है। इसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत में हमारे भागवत धर्म का प्रचार हुआ था, तो भागवत धर्म के विकसित होने की जानकारी यहाँ पर मिलती है। किसमें, गरुड़ स्तंभ लेख में, जो कि हेलियोडोरस का है, जो कि कहाँ मिला है, विदिशा में मिला है। और ध्यान दीजिए कई मायनों में विदिशा जो है पुरातात्विक स्रोतों का केंद्र भी रहा है हमारे मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार अभी हमने सोहगौरा अभिलेख की बात की, तो कहा जाता है सोहगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, उसमें दुर्भिक्ष शब्द ऐसे खुदा हुआ है ना। इसी प्रकार हाथी गुम्फा अभिलेख, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। इससे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में भी हमने बताया था आपको कि ऐतरेय ब्राह्मण में भी भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम अभिलेखों की बात करें तो किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे विदेशी अभिलेख भी हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले बात की कि एशिया माइनर का जो एक बोंगज कोई नामक स्थान है, जहाँ 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख मिले हैं, तो वहाँ पर मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य ऐसे वैदिक देवताओं का अंकन किया गया है, वो उत्कीर्ण किए गए हैं, खुदे गए हैं वहाँ पर। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब हमने भारत की बात करी थी कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो हमने वहाँ पर आपको एक ग्रंथ का नाम बताया था ईरान का, जिसका नाम था अवेस्ता। तो अवेस्ता ग्रंथ में जो इंद्रादि देवताओं का वर्णन किया गया, इंद्र, सोम, है ना, इसके अलावा वरुण, मित्र, तो इनका उल्लेख हमारे वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए यहाँ पर भी मिलता है और वहाँ पर भी मिलता है। तो काफ़ी समानता है ना। ईरान और भारत के काफ़ी प्राचीन और प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, है ना। ये हम विदेशी अभिलेखों की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भारतीय परंपरा से या भारतीय सिंबल को लिए हुए हैं। इसी प्रकार कुछ मतलब विदेशी सोर्सों के बारे में हम बात करें, विदेशी अभिलेखों की बात करें, तो पारसी पोलिल और बेहस्तून अभिलेख हैं। बेहस्तून का नाम हम लास्ट वाले वीडियो में भी लिए थे। तो वहाँ से अभिलेख जो मिले हैं उसमें ईरानी शासक था एक, जिसका नाम था दारा प्रथम। तो ये क्या था कि सिंधु घाटी पर उसके अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर कभी न कभी अपना अधिकार किया था। तो ये पारसी
पोलिल और बेहिस्तून के अभिलेख हैं, यहाँ से जानकारी हमें मिलती है। हाँ, ये बात और है कि दारा फर्स्ट जो है बाद में एथेंस पर भी आक्रमण किया था, जो यूनान में था, जहाँ पर अरस्तु, प्लेटो, ये सब बड़े बड़े विचारक पैदा हुए हैं, है ना। तो सुकरात वगैरह, तो बाद में उसने एथेंस में भी आक्रमण किया, परंतु वह वहाँ पर सफल नहीं हो पाया था। हालांकि राज्य था स्पार्टा उस टाइम पे, वर्तमान में तो उसका अस्तित्व तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर एक स्पार्टा था। जब आप प्राचीन विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर बेबीलोन सभ्यता, जब आप जाएंगे यूरोप, एथेंस, तो स्पार्टा का नाम स्वर्ण अक्षरों में आपको मिलेगा। तो स्पार्टा को उसने बाद में जीत लिया था। इसी प्रकार ईरान से एक और अभिलेख मिला है जिसको कस्साइट अभिलेख कहा गया है। तो उस कस्साइट अभिलेख में आर्यों का जिक्र किया गया है। तो ये तो बात हो गई अभिलेखों की। अब हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं, जिसमें हम सिक्कों का जिक्र करेंगे। सिक्के अर्थात कॉइन्स। तो कॉइन्स 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी को मुख्यतः सिक्कों के माध्यम से हम पाते हैं। सिक्का एक प्रकार से मुद्रा हुआ करते थे उस टाइम पर, है ना। और ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र हम लोग कहते हैं, है ना। और विशाखा दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, है ना। ये मुद्रा से हमने आपको बता दिया कि उनकी एक रचना है, बाकी इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, और इन सिक्कों पर क्या है, इन पर कोई अभिलेख तो ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ चिन्ह अंकित जरूर किए गए हैं। और इन सिक्कों को पंचमार्क कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पंचमार्क है या पंचमार्क क्या है। तो आहत सिक्के अथवा पंचमार्क, कौन से मार्क, जो प्राचीन जमाने में सिक्के मिले थे जिन पर अभिलेख ना होकर के बल्कि कोई न कोई सिंबल बनाए गए हैं, उन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है ना। चलिए, प्राचीन सिक्कों में सोना हो गया आपका, चांदी है, तांबा है, कांसा है, शीशा है, इसके अलावा प्रोटीन के भी कुछ बने हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये तमाम धातुओं के सिक्के उस टाइम पे बनाए जाते थे। चलिए, अब ऐसा भी कहा जाता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस राजा के शासनकाल में थे। तो ये कुषाण शासक थे। कुषाण शासकों ने शुद्ध स्वर्ण के, है ना, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। कौन? कुषाण शासक। और कुषाण शासक कई थे, तो उसमें इनका नाम आता है। चलिए, अब इसके अलावा सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो कि मात्रा में अगर हम बात करें, अगर शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करें तो कुषाण शासकों के द्वारा। अगर हम सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य में हुआ था, है ना। जो गुप्त शासक थे, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब का नाम वहाँ पर आता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर सिक्कों की। सिक्कों के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर लें, कि भारत में सिक्कों के निर्माण की बात हम थोड़ी सी यहाँ पर कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे, भारत में अगर हम सिक्कों के निर्माण की बात करें तो यहाँ डाई विधि से सिक्कों का निर्माण किया जाता था, है ना। डाई से आज भी जो मुद्राएं बनाई जाती हैं, छापी जाती हैं, तो उसको हम डाई ही कहते हैं, है ना। तो और ऐसा कहा जाता है कि हिंद यूनानियों ने मिल करके सर्वप्रथम सिक्कों की शुरुआत करी थी। इसके अलावा सातवाहनों ने शीशे की मुद्राओं को ढाला था सिक्कों के रूप में, है ना। शीशे के सिक्कों की अगर हम बात करेंगे जब भी, तो उनमें सातवाहनों का जिक्र किया जाएगा। ये जरूर आप ध्यान रखिए। इसमें उनके समुद्री विजय का एहसास कराया गया है। इसके अलावा अगर आप कनिष्क के शासनकाल की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में जो सिक्के थे उनमें बौद्धों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की जो व्याघ्र शैली वाले सिक्के थे, जो उसकी चांदी के बने हुए थे, तो उन पर शकों की विजय का जिक्र किया गया है। इसके बाद में भी कुछ बहुत सारे सिक्के ढाले गए, जिनमें पेड़, मछली, हाथी और ऐसा अर्धचंद्र बनाया गया। कुछ में साण उत्कीर्ण किए गए थे, तो ऐसे बनाए गए थे। ऐसा भी कहीं कहीं मिलता है कि जो समुद्रगुप्त था तो उसको वीणा बजाते हुए भी कुछ सिक्कों पर दिखाया गया है ना। तो कभी एग्जाम में पूछ दें कि वीणा बजाते हुए किस शासक को अथवा किस गुप्त शासक को दिखाया गया है, तो आप क्या कहेंगे? वहाँ पर समुद्रगुप्त था। चलिए, इसके बाद अभिलेख और सिक्कों के बाद हम बात कर लेते हैं स्मारक और भवनों की। तो उस टाइम पे कैसे भवन बनते थे, कैसे ये, तो यहाँ से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ध्यान देंगे, जब भी हम मोनूमेंट या बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें स्मारकों की जो देसी कैटेगरी मिली है, वहाँ पर हम लोगों ने 2500 ईसा पूर्व के आसपास पढ़ा है, जिसमें मोहनजोदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, नालंदा हो गया। और विदेशी की अगर हम बात करें, विदेशी स्मारकों की बात करें, तो कंबोडिया का जो ओमकार बाट मंदिर है वो हो गया, जो कि विदेश में है
है ना, ओंकार वाट। हालांकि वो भारतीय तर्ज पर है, भारतीय संस्कृति की वहाँ जानकारी है, लेकिन यह कंबोडिया में है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से इनको दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक तो अपना देसी स्मारक और भवन, और दूसरा विदेशी। तो देसी में सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख शहर रहे हैं, हड़प्पा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया, नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, इन सब की जानकारी मिलती है। और जब विदेशी की बात करेंगे तो हम कंबोडिया का ओंकार वाट मंदिर। चलिए, इसके बाद उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैलियों को आप देखें तो वहाँ पर नागर शैली, और दक्षिण भारत के मंदिरों की अगर बात करें तो वहाँ पर द्रविड़ शैली है। तो इनके आधार पर भी पता चलता है कि ये इस जमाने के हैं, तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए, नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों में निर्मित मंदिरों की कला को बेसर शैली कहा जाता है। कोई भी ऐसा मंदिर जो दोनों ही शैलियों में बना हो, है ना, नागर और द्रविड़, जिसमें दोनों शैलियों का जिक्र किया गया हो, वह बेसर शैली कहलाता है। ये एग्जाम के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जावा सुमात्रा का नाम आपने सुना होगा। तो जावा के एक बोरोबुदुर मंदिर है जो कि 9वीं सदी में बनाया गया था। तो इस मंदिर में महायान बौद्ध धर्म, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हीनयान महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया था, तो यह महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी, तो उसकी लोकप्रियता को यह प्रमाणित करता है। कौन सा? बोरोबुदुर मंदिर, जो कि जावा में है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें मूर्तिकला की, आर्कियोलॉजी की हम बात करें तो मूर्तियों से धार्मिक प्रवृत्तियों और आस्था का लेखा जोखा हम लोग पाते हैं। गांधार कला का नाम आपने सुना होगा, मथुरा कला का आपने नाम सुना होगा। तो ये प्रमुख मूर्ति कलाओं की शैलियाँ थी। इसके अलावा सारनाथ हो गया, भरहुत हो गया, बोध गया हो गया, अमरावती हो गया, ये मूर्ति कला के बहुत बड़े बड़े केंद्र थे उस समय पर, है ना। इसके अलावा जो अगला सोर्स है पुरातात्विक स्रोत, उसमें है चित्रकला यानी कि ड्राइंग्स। आपने सुना होगा कि पत्थरों की दीवारों पर चित्र कुछ ऐसे बना दिया जाते थे, है ना, ऐसे रेखाएं कुछ ऐसी बना दी जाती थी। जानवरों का शिकार करते समय ऐसे कुछ एरो या ऐसे कुछ चित्र बना दिए जाते थे। तो ये क्या है? ड्राइंग है ना। आज की ड्राइंग की तरह नहीं, लेकिन उस समय के यही ड्राइंग थे। तो जीवन की उन्नत भावनाओं को दर्शाने में जो चित्रकला है उसका अहम योगदान होता है। आपने एक बहुत बड़ा प्राचीन नाम सुना होगा, एलोरा और अजंता का नाम, है ना। तो यहाँ की जो चित्रकलाएं हैं वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। आपको पता होगा कि जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कर लिया है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, यहाँ पर हमें बहुत सारे चित्रकला मिलते हैं। इसमें चित्रकलाओं में माता और शिशु का चिन्ह कई जगह पे बनाया गया है। इसके अलावा एक मरणासन राजकुमारी को भी दर्शाया गया है। तो ऐसे अद्भुत नमूने हैं, और ये सब गुप्त काल के समय के हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, ये आज भी है। ये मंदसौर रायसेन के आसपास ये कहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक गुफा चित्र है जो कि पुरातात्विक स्रोत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि चित्रकला किस शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे था, तो ये है गुप्त काल, है ना। गुप्त काल जिन लोगों ने स्वर्ण के सर्वाधिक सिक्के ढाले थे, तो उस टाइम पर ये चित्रकला भी अपने चरम सीमा पर था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, अगले सोर्स की बात करेंगे। तो अवशेष जो रिमेन्स बचे हैं, है ना, जैसे मिट्टी में कुछ चीज़ें दफना दी गई थी, है ना, कुछ हड्डियाँ मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अवशेष के रूप में मिली हैं ना, चूड़ियाँ वगैरह मिली हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए, कुछ मूर्तियाँ भी ऐसे कांसे तांबे की मिली हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, अवशेष का पता हम कैसे लगाते हैं कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। एक मेथड होती है कार्बन 14। कार्बन 14 एक ऐसी मेथड है जिसके माध्यम से हम ये जानकारी लगाते हैं कि यह चीज़ कितनी पुरानी है ना। हमारे पास एक पुस्तक है, इसमें कार्बन 14, इसको डेटिंग प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें दिया है, ये समय का तिथिकरण निर्धारित करने का एक तरीका है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि किसी वस्तु में जो कार्बन की मात्रा होती है वो लंबे समय तक रहती है और बिना नष्ट हुए रहती है, न के बराबर घिसती है, नष्ट होती है कार्बन की मात्रा किसी भी वस्तु में। और कार्बन लगभग सभी वस्तुओं में होता है। इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो इस प्रणाली से उन वस्तु का पता लगाया जाता है कि यह कितनी पुरानी है, क्योंकि कार्बन की मात्रा नष्ट होती नहीं है ना, या ना के बराबर नष्ट होती है। तो इससे आसानी से पता लगाया जाता है कि ये कोई भी वस्तु या कोई भी अवशेष जो मिला वो कितना पुराना है। तो ये एक प्रणाली डेवलप की गई थी। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा कि पाकिस्तान में एक सोहन नदी,
सोहन नदी घाटी है। वर्तमान में तो अब उसका अस्तित्व ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन हम इतिहास में जरूर पढ़ते हैं। तो सोहन नदी घाटी में 4 से लेकर 2 लाख ईसा पूर्व तक आदमी रहता था, ऐसे आंकड़े लगाए गए हैं। किसके आधार पर? ये जो कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली है, इसके माध्यम से ये चीज़ें पता की गई हैं। इसी प्रकार 10 से 6000 वर्ष पहले तक कृषि कार्य, पशुपालन, खिलौने आदि बनाना आदमी सीख गया था। हालांकि आपने आदि मानव की कहानी जो भी पढ़ी है, तो आदि मानव की कहानी बहुत प्राचीन मानी जाती है। ये लगभग 8000 वर्ष के आसपास तक मानी जाती है ना। 8000 के बाद फिर आदमी धीरे धीरे सभ्य होने लगा था। फिर गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, तो वहाँ पर पहले काले और बाद में लाल कलर के मृदभांड मिले हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, मृदभांड का मतलब क्या होता है? प्राचीन मिट्टी के बर्तन, है ना। ऐसे पात्र बनाए जाते थे, इनको मृण पात्र भी कहा जाता था। और इनका संबंध उत्तर वैदिक काल से, अगर कभी पूछ दे कि मृदभांड का संबंध किस काल से है, तो ये उत्तर वैदिक काल में है। ऋग वैदिक काल में आप न जाइएगा, है ना। ऋग वैदिक काल में नहीं, ये उत्तर वैदिक काल में, जहाँ पर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखे गए थे, है ना। चलिए, इसी प्रकार से कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में जब हम आते हैं, मौर्य युग में, तो वहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं तो उनमें पॉलिश भी किया जाता था उस टाइम पे। तो इस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा की खुदाइयों में पता चला है कि भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व लोहे का चलन आरंभ हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से ये स्रोत जो है भारतीय इतिहास के जानने में सहायक है। ये सारे के सारे जो पुरातात्विक स्रोत हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, तो ये सब भारतीय इतिहास को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार एक और चीज़ है कि दक्षिण भारत में एक अरिकमेडु नामक स्थान है, तो वहाँ पर रोमन सिक्के और दिए के कुछ टुकड़े, कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि इतने ईसा पूर्व भी भारत के दुनिया के अन्य देशों से, ये दुनिया की अन्य सभ्यताओं से बड़े प्राचीन संबंध रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भारत का पुरातात्विक स्रोत रहा आज। और आगे आने वाले समय में हम साहित्यिक स्रोत को लेकर के आपसे एक बार फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।